हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? सो स्टार्ट किया जाए अपना आज का लेक्चर, और अपना आज का लेक्चर नंबर 6, जिसमें कि हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अभी तक हम लोग पीरियोडिक टेबल को जान रहे थे, पीरियोडिक टेबल को समझ रहे थे, और उससे रिलेटेड जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में रीजनिंग यूज होने वाली है उन सबको पढ़ रहे थे। ओके, तो लास्ट टर्न पे मैं आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बता रहा था। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ना, तो उसी के आगे से स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। और यहां पर मैंने एंड किया था ये फैक्टर्स अफेक्टिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इनको समझा रहे थे। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट यानी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट तक पढ़ लिया था। और फैक्टर्स अफेक्टिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट में मैं आपको यह बता रहा था कि सबसे ज्यादा अच्छी स्क्रीनिंग किसकी होती है? एस की। क्यों? क्योंकि वो सिमेट्रिकल होता है और सबसे कम डिफ्यूज होता है। उससे कम किसकी होती है? पी में, क्योंकि वो थोड़ा सा लेस सिमेट्रिकल है यानी कि अनसिमेट्रिकल है। उससे भी कम शील्डिंग होती है डी की, क्योंकि वो ज्यादा डिफ्यूज है, मोर डिफ्यूज है। और सबसे ज्यादा डिफ्यूज एफ ऑर्बिटल होता है, जिस वजह से सबसे ज्यादा डिफ्यूज होने की वजह से सबसे बेकार स्क्रीनिंग, सबसे बेकार शील्डिंग, पुअर शील्डिंग इसी की होती है। ज्यादातर डी और एफ की ही शील्डिंग क्या होती है? पुअर होती है। तो इसका ऑर्डर था डिफ्यूज में डिस्ट्रीब्यूशन, डिफ्यूज का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना। तो ऑर्डर ऑफ शील्डिंग क्या है? सबसे ज्यादा एस, देन पी, देन डी, देन एफ। ओके, नोट कर लीजिए। अगर ये नोट है आपके पास तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का अपना टॉपिक है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बता रहा था, एफ ऑर्बिटल वाले की स्क्रीनिंग क्या होती है? पुअर। शील्डिंग क्या हो गई? पुअर। तो अगर शील्डिंग पुअर होगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के स्ट्रॉन्ग होने से न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉनों पर होल्ड अच्छा होगा, और इससे शेल क्या होगी? श्रिंक, यानी साइज में क्या आ जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन। और इसी कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का कॉज क्या है? 14f ऑर्बिटल के एलिमेंट्स। कौन से? लेंथेनाइड के। तो लेंथेनाइड सीरीज में जो लेंथेनाइड को फॉलो करते हैं, यानी कि एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 वाले जो एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स में अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो आउटर मोस्ट के अंदर पेनल्टीमेट और उसके भी अंदर प्री पेनल्टीमेट शेल पार्टिसिपेट करेगी। अब सोचिए, आउटर मोस्ट था, अगर आउटर मोस्ट जैसे कि एस और पी में क्या होता था? आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता था, तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की दूरी अच्छी खासी थी। डी ब्लॉक में क्या होने लगा कि पेनल्टीमेट शेल वाला पार्टिसिपेट करने लग गया, तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कम हो गई। क्यों? वैलेंस शेल तो अभी भी वहीं पर है, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करा रहे? वैलेंस शेल का भी और पेनल्टीमेट का भी। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, डिस्टेंस कम करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। एफ ब्लॉक एलिमेंट में क्या हुआ? उसके भी अंदर प्री पेनल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करने लग गए, तो ऑब्वियस सी बात है जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा, और बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा तो शेल क्या होंगी? श्रिंक। श्रिंक का मतलब कॉन्ट्रैक्शन से है। ओके, तो इसी को बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज ओनली ऑब्जर्व ड्यू टू एफ ब्लॉक एलिमेंट ड्यू टू पुअर शील्डिंग। यही मैं आपको बता रहा था, पुअर शील्डिंग, बेकार शील्डिंग किसकी? एफ सबशेल की। देयर इज अ कंटिन्यूअस डिक्रीज इन द साइज ऑफ लेंथेनॉइड्स 58 से लेकर 71 तक। और एक बात और इंपॉर्टेंट बताऊं, सिर्फ 58 से लेकर 71 के बीच में तो साइज में कॉन्ट्रैक्शन आता ही है। इनकी वजह से
इस 71 के आगे वाले एलिमेंट में भी साइज में कॉन्ट्रैक्शन आता है। उसका एप्लीकेशन पार्ट मैं आपको आज के लेक्चर में आगे समझाऊंगा भी। ओके, तो 58 से 71 के बीच में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनकी पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। पुअर शील्डिंग की वजह से इनके साइज में क्या आता है, कॉन्ट्रैक्शन, रेगुलर डिक्रीज इन द साइज। ओके, सडन डिक्रीज इन द साइज ऑब्जर्व फ्रॉम LA यानी 57 से HF72 लिखा है, यानी इनके बीच में जो 14 एलिमेंट्स हैं उनके बीच में ये देखने को मिलता है, जिसे हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्शन इनके बीच में तो होता ही है, 72 और आगे वाले एलिमेंटों में भी इस इफेक्ट का, इसके इफेक्ट को आगे भी देखा जा सकता है। यानी जो लेंथेनाइड का कॉन्ट्रैक्शन है, इसका इफेक्ट सिर्फ लेंथेनॉइड के अंदर ही नहीं बल्कि लेंथेनॉइड्स के आगे भी देखने को मिलता है। ओके, यहां पर नोट करके देखिए, लिखा भी है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन अकर्स इन लेंथेनॉइड एज वेल एज एलिमेंट आफ्टर अकर लेंथेनाइड। ओके, तो वो कौन कौन से एलिमेंट हैं जो कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का कॉज करते हैं? तो एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 तक, जो कि 57 लेंथेनाइड डी ब्लॉक का एलिमेंट और ग्रुप 4 यानी हफनियम 72 एटॉमिक नंबर, ग्रुप नंबर 4 वो भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है, उनके बीच में पाए जाते हैं। दिस इज द मेन कॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड दिस इज द ओनली कॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ओके, तो आप जल्दी से नोट कर लीजिए, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को भी जल्दी से नोट कर लेंगे आप। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, तो सिंपल सा है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सिंपल सा इसलिए है क्योंकि आपने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जान लिया, शील्डिंग जान लिया। अब जरा सोचो कि अगर मैं आपको ये कॉन्ट्रैक्शन बता रहा होता बिना शील्डिंग इफेक्ट पढ़ाए, तो आप मेरे को यहां पर ही पूछते कि ये पुअर शील्डिंग क्या है। ऐसे कई सारे तमाम सवालों का जवाब देना पड़ता। इसलिए मैंने पहले से ही मैं बेस क्रिएट करता जा रहा हूं, ताकि जो भी वर्ड मिलेगा हमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आगे, उसमें हमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। ओके, ऐसे ही होता है एक्टेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो भाई देखिए, 4f सबशेल में जो 14 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि जो एलिमेंट्स के केस में 14 एलिमेंट हैं, उनकी वजह से लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ठीक इसी तरह से 7th पीरियड में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन से पीरियड के एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल हैं? 5th पीरियड 4f सबशेल, ठीक है ना, सॉरी 6th पीरियड 4f सबशेल, क्योंकि n की वैल्यू 6, तो n-1 पेनल्टीमेट और n-2 यानी 4f प्री पेनल्टीमेट शेल पार्टिसिपेट करेगी। ठीक इसी तरह से एक्टेनाइड के लिए 7th पीरियड nth शेल कौन सी हो गई? 7, तो n-1d यानी 6 और n-2f यानी कि 5f। तो 5f सबशेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो 5f सबशेल में रहने वाले एलिमेंट्स हैं, जिनका एटॉमिक नंबर एक्टेनाइड के आगे यानी कि 90 से 103 के बीच में आता है, दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का नाम ज्यादा है और वो ज्यादा चर्चा में रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहली बार जो कॉन्ट्रैक्शन आता है वो लेंथेनाइड में आता है और वही कॉन्ट्रैक्शन दोबारा रिपीट होता है। इस वजह से कॉन्ट्रैक्शन पहले भी आ चुका था, वैसे ही कॉन्ट्रैक्शन बाद में भी है, तो उसका फर्क इतना नहीं पड़ता है। कहने का मतलब यह हुआ कि जब आप फर्स्ट पीरियड से नीचे सेकेंड पीरियड में आते हैं तब तक पी रहता है, थर्ड पीरियड में आते हैं एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट मिलेंगे, फोर्थ पीरियड में जैसे ही आते हैं डी ब्लॉक स्टार्ट होता है। तो डी ब्लॉक से क्या होता है, शील्डिंग थोड़ी सी पुअर होती है। अब देखिए पहली बार जो डी ब्लॉक में आया है ना, तो उसकी वजह से आपको पुअर शील्डिंग फेस करनी पड़ी, लेकिन जब आप फोर्थ पीरियड के नीचे फिफ्थ पीरियड में जाएंगे तो फिर से पुअर शील्डिंग आएगी। तो अब क्या होगा, अब जनरल रूल लगेगा कि शेल तो नीचे बढ़ रही है, उसके अकॉर्डिंग चलेगा।
फिर फिफ्थ पीरियड से नीचे जब आप सिक्स्थ पीरियड में आएंगे तो फिर से आपको नया कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि सिक्स्थ पीरियड का मतलब अब क्या आ गया होगा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि सिक्स्थ पीरियड का मतलब शेल अगर सिक्स्थ है आउटर मोस्ट तो 4f हो जाएगा, ओके, n-1 n-2 तो 4f आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से 6 वाले में नया देखने को मिला। अब 7th वाले में फिर वैसा ही 14 इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रैक्शन, 14 एलिमेंट की वजह से कॉन्ट्रैक्शन, ओके, इसलिए बहुत ज्यादा चर्चा में एक्टेनाइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ पाता है। क्लियर हुआ? तो जरा इसको भी नोट कर लेंगे। एटॉमिक नंबर 80 नहीं, ये गलत लिखा है यहां पर, इसको 90 कीजिए, ये 90 होगा। 89 तो किसका होता है, एक्टेनाइड का ही होता है ना। ये देखिए एक्टेनाइड का 89 होता है, तो 90 से 103 यही 14 एलिमेंट्स हैं, है ना, और इनकी वजह से भी डिक्रीज होता है साइज। ओके, नोट कर लिया? जल्दी से नोट करिए इसको भी। क्या आपको लेंथेनाइड और एक्टेनाइड कॉन्ट्रैक्शन समझ में आ गया? क्या आपको लेंथेनाइड और एक्टेनाइड कॉन्ट्रैक्शन समझ में आ गया? तो फिर आगे बढ़ा जाए। सभी को लेंथेनाइड और एक्टेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्लियर है? जल्दी से बताइए। नोट कर लिया? ये यहां 90 होगा, ध्यान रखिएगा, 90 से 103। ओके, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एटॉमिक रेडियस। अब हम लोग एंटर करने वाले हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे। यहां तक क्लियर? ओके ओके, तो स्टार्ट करते हैं एटॉमिक रेडियस। मैंने आपको पहले भी बताया था हमारे सिलेबस में 4 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं। पहली एटॉमिक रेडियस, दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी, तीसरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और चौथी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो ये 4 प्रॉपर्टीज और बचती हैं। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये है एटॉमिक रेडियस। ये खत्म होते ही चैप्टर 90% फिनिश है। फिर आईपी, ईए, ईएन, ये सब, आईपी का मतलब आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, ईए का मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ईएन का मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो आईपी, ईए, ईएन ये सब बहुत जल्दी जल्दी खत्म होने लगता है। ओके, तो ये चैप्टर जल्दी ही फिनिश हो जाएगा। तो एटॉमिक रेडियस, एक्चुअल में इसमें इतना टाइम इसलिए लग गया क्योंकि मैंने आपको बहुत सारी चीजों को बताना चालू किया। क्योंकि अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल को नहीं समझते, जैसे उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और 8th पीरियड में, 9th पीरियड में कितने एलिमेंट हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, तो ये सारी चीजें, ओके, तो इस वजह से इतना टाइम लगा। अदरवाइज अब तक ये चैप्टर फिनिश भी हो जाता। चलिए देखते हैं एटॉमिक रेडियस क्या होता है। एटॉमिक रेडियस, तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, ये इस तरीके से न्यूक्लियस n = 1 2 3 4 KLMNOP, यही सब शेल होती है ना। आपने भी सुना होगा KLMNOP। क्या आप लोग मुझे कुछ बताएंगे एटॉमिक रेडियस क्या होता है? क्या आप लोगों को मालूम है एटॉमिक रेडियस क्या होता है? व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? शेयर करना चाहेंगे? व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? थोड़ा जल्दी बताना, एटॉमिक रेडियस क्या होता है। फिर मैं आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करूंगा और यकीनन आज आपको एटॉमिक रेडियस को लेकर जो कोई भी डाउट है, अगर डाउट बिल्कुल नहीं है तो अभी आने लगेगा, अभी डाउट आएगा, है ना, और फिर डाउट क्लियर भी होगा और इतना अच्छे से क्लियर होगा कि फिर कभी डाउट नहीं आएगा। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, क्योंकि आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा एटॉमिक रेडियस के बारे में पीरियोडिक टेबल में, तो थोड़ा बहुत में भी पॉसिबल आपको मालूम हो। 12th पास आउट वाले भी रिस्पॉन्ड कीजिए भाई, एटॉमिक रेडियस क्या होता है। देखिए ऐसा है ना, कहीं कहीं पर क्या होता है, मैं आप लोगों से जानबूझकर पूछता हूं, पूछता इसलिए हूं कि पहले यह भी पता चले कि आप लोगों को क्या मालूम है, कहीं आप लोगों को कुछ गलत तो नहीं मालूम है ना। फिर मैं अपना काम शुरू करूं, फिर मैं आपको सही से समझाऊं कि आखिर इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है और क्या सही होना चाहिए और क्या गलत होना चाहिए। तो जो भी आपने आंसर दिया
इसके बारे में मैं क्या कहूं, मैं आपको समझाता हूं। सही था या गलत था, चलिए पहले ये बता देता हूं। तो आप लोगों ने बोला कि न्यूक्लियस से है ना, न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस। मैं जानता हूं बहुत सारी किताब में भी यही लिखा है, किताबों में भी यही लिखा है, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस को हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। ओके, सभी लोगों का यही कहना है ना, कि कोई और कुछ और भी कहना चाहता है। अगर आप लोगों ने मेरे से स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा होता तो आप तुरंत इस बात का जवाब मुझे दे देते। तो जवाब सुन लीजिए। हम लोग जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते थे, तो जब सारे एटॉमिक मॉडल हम लोग पढ़ने लग गए, खत्म हो गए, एक के बाद एक, है ना, सब फेल होते चले गए, तो लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वाला पार्ट। आपको मैंने शायद पहले भी बताया हो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में सारे मॉडल, थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर, सारे मॉडल एक के बाद एक सब बेकार होते गए, सब में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक आता गया। क्यों पता है? क्योंकि ये सब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन को ढूंढ रहे थे, जबकि मॉडर्न एटॉमिक मॉडल का क्या कहना है, देयर इज नो वेल डिफाइंड बाउंड्री अराउंड द न्यूक्लियस। ये जो भी पढ़ाया जाता है 10th क्लास तक और जो आगे भी हम पढ़ते हैं, ये बोहर के अकॉर्डिंग है, क्योंकि बोहर एटॉमिक मॉडल में बोहर ने सर्कुलर ऑर्बिट लिए थे और बोहर बहुत चालाक था। जब आपको बोहर एटॉमिक मॉडल समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। वो अच्छे से जानता था कि अगर मैं सर्कुलर ऑर्बिट नहीं लूंगा तो मैं एक भी डेरिवेशन नहीं कर सकता, ना रेडियस बता सकता हूं, ना वेलोसिटी, ना टाइम पीरियड, ना एनर्जी, कुछ नहीं बता सकता हूं। तो इसलिए जानबूझकर बोहर ने सर्कुलर ऑर्बिट ही चूज किया, जबकि असली बात यह है कि न्यूक्लियस के बाहर और एटम के अंदर एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट तो है, लेकिन कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। तो अगर कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है तो आप कैसे सर्कुलर ऑर्बिट बनाओगे और यह बताओगे कि न्यूक्लियस से वैलेंस शेल के बीच की दूरी को एटॉमिक रेडियस कहते हैं? तो यह प्रॉब्लमैटिक है। चलिए देखिए, पढ़ते हैं। Conceptually, atomic radius is defined as the distance between nucleus and electron of the valence shell, but it is not possible to determine the exact value of atomic radius. हम कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू को कभी नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट पूरी तरह से है या नहीं है, या उसमें लिया जाएगा, तो ये चीजों का प्रूफ ही नहीं है। एक वेल डिफाइंड शार्प बाउंड्री नहीं है हमारे पास न्यूक्लियस के बाहर। तो ऐसा क्यों है कि हम डिटरमिन नहीं कर सकते हैं एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियस? एटम इज वेरी वेरी स्मॉल, एटम का साइज बहुत ही छोटा है, और देयर इज नो वेल डिफाइंड बाउंड्री अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, और इलेक्ट्रॉन का तो हम वेव नेचर भी पढ़ते हैं, तो वेव कोई सर्कुलर ऑर्बिट में बने ऐसा भी कोई नहीं है जरूरी। हालांकि ये लास्ट वाला पॉइंट इतना बहुत ज्यादा कारगर साबित नहीं होगा, लेकिन पहले दूसरे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों ही अपने आप में सब कुछ बयां कर रहे हैं कि अगर न्यूक्लियस के बाहर एक वेल डिफाइंड शार्प बाउंड्री नहीं है तो आप कैसे उसको सर्कुलर ऑर्बिट मान सकते हो। ओके, तो हमें जितना भी कुछ सिखाया जाता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, वो बोहर मॉडल लेकर सर्कुलर ऑर्बिट में सिखाया जाता है। क्या अब मेरी बात समझ में आ गई? क्या अब मेरी बात ये समझ में आई? तो यार क्वेश्चन तो फिर से वही हो गया कि अगर ऐसी सब प्रॉब्लम है, भाई एटम हमारा बहुत छोटा है, वेल डिफाइंड शार्प बाउंड्री नहीं है न्यूक्लियस के बाहर एटम के अंदर,
तो फिर हम एटॉमिक रेडियस कैसे पढ़ेंगे, हम एटॉमिक रेडियस को कैसे समझेंगे, एटॉमिक रेडियस कैसे समझेंगे? चलो इसका डाउट समझाओ भाई, या आप ही की तरह ये भी कंफ्यूज है। सो हाउ कैन वी स्टडी एटॉमिक रेडियस? हाँ चलिए इसका आंसर दे देता हूं मैं। यू कैन स्टडी एटॉमिक रेडियस इन बॉन्डेड स्टेट, इन बॉन्डेड स्टेट यू कैन स्टडी, यानी कि हम लोग एटॉमिक रेडियस को ऐसे तो नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन हम बॉन्डेड स्टेट में जाकर एटॉमिक रेडियस को जरूर पढ़ सकते हैं। ओके तो कई लोगों से अगर आप पूछेंगे कि बताओ एटॉमिक रेडियस क्या होता है, अब मैं गलत बताता हूं कि गलत लोग कैसे पढ़ाते हैं और बच्चे कैसे पढ़ते हैं। भाई एटॉमिक रेडियस क्या होता है, अभी जब स्कूल खुलेंगे आपको सिखाया जाएगा एटॉमिक रेडियस क्या होता है। न्यूक्लियस से वैलेंस शेल के बीच की दूरी को एटॉमिक रेडियस कहते हैं। वाह वाह, सबको समझ में आ गया, गुड। एटॉमिक रेडियस कितने टाइप के होते हैं, तो लोग टाइप भी सिखा देते हैं। 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? कोवेलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, मेटालिक रेडियस और वंडरवॉल रेडियस। देखिए बेवकूफी कितनी बड़ी की जा रही है कि एटॉमिक रेडियस पहले क्या होता है, पहले वो बताया, पहले वो गलत सलत समझाया, उसके बाद फिर ये गलत सलत समझाया जा रहा है कि एटॉमिक रेडियस 4 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, आयनिक रेडियस और वंडरवॉल रेडियस। जबकि सही क्या है कि हम लोग एटॉमिक रेडियस को ऐसे स्टडी नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग एटॉमिक रेडियस को बॉन्डेड स्टेट में जाकर स्टडी करते हैं। और बॉन्डेड स्टेट में जब हम स्टडी करते हैं तो वो कौन कौन से बॉन्ड हैं जिनमें हम जाकर ये स्टडी करते हैं, तो वो है कोवेलेंट बॉन्ड में कोवेलेंट रेडियस को पढ़ते हैं, आयनिक बॉन्ड में आयनिक रेडियस को पढ़ते हैं, वॉन्डरवॉल यानी कि जितने भी नोबल गैसेस हैं या नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें बॉन्ड ही नहीं बनता है, सिर्फ एक क्लोजर अट्रैक्शन होता है, वहां पर हम वॉन्डरवॉल रेडियस पढ़ते हैं। और मेटल के केस में हम मेटालिक रेडियस पढ़ते हैं। समझ में आया? तो ऐसे उल्टा सीधा पढ़ाया जाता है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी गलत सलत नहीं पढ़ना है, पूरा परफेक्टली अच्छे से समझ के जाना है। ओके चलिए देखिए, तो एटॉमिक रेडियस बॉन्डेड स्टेट में 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? कोवेलेंट बॉन्ड में हम लोग पढ़ेंगे कोवेलेंट रेडियस। वॉन्डरवॉल फोर्स, वॉन्डरवॉल फोर्स कहां पाया जाता है? जहां पर बॉन्ड एटम ना बनाते हो, जैसे नोबल गैसेस। नोबल गैसेस कैसे होते हैं? आपने शायद सुना हो, नोबल गैसेस मोनो एटॉमिक होते हैं। मोनो एटॉमिक का मतलब अकेले रहना पसंद करते हैं, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते। तो उनकी एटॉमिक रेडियस को क्या कैसे डिफाइन करते हैं? उनकी एटॉमिक रेडियस को डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉन्डरवॉल रेडियस। ओके ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है AB और एक दूसरा मॉलिक्यूल है AB। अब A का B के साथ तो बॉन्ड है, लेकिन A का A के साथ बॉन्ड नहीं है, और मुझे A अगर आसपास में है, क्लोजर में है, तो उनके बीच की अगर नॉन बॉन्डेड स्टेट में रेडियस डिफाइन करनी होगी तो उसको मैं बोलूंगा वॉन्डरवॉल रेडियस। ओके मेटल के केस में मेटालिक रेडियस और आयन के केस में आयनिक रेडियस। क्या यहां तक आप सभी को अच्छी तरह से क्लियर हुआ कि एटॉमिक रेडियस क्या है? और ये टाइप नहीं होते हैं, हमारी मजबूरी है कि हम एटॉमिक रेडियस को ऐसे डिफाइन ही नहीं कर सकते, तो हम एटॉमिक रेडियस को इन बॉन्ड्स में जाकर डिफाइन कर रहे हैं। ओके क्या अब मेरी बात आप सभी को क्लियर हो गई? अब सभी को क्लियर है? ओके चलिए, तो फिर आगे एक एक करके हमें यही सब पढ़ना है आज के लेक्चर में, कोवेलेंट, वॉन्डरवॉल, मेटालिक, आयनिक। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है कोवेलेंट रेडियस। सो व्हाट इज कोवेलेंट रेडियस? किसी कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम बॉन्डेड बाय कोवेलेंट बॉन्ड इज नोन एज कोवेलेंट रेडियस। यानी कि ध्यान से सुनना, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब आपको जल्दी किताबों में नहीं मिलेगा, और मेरी गारंटी है कि अगर आप किताबों से पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। आधी बात समझ में आएगी, आधी नहीं आएगी, तो आप ऐसे ही गलत सलत अपने माइंड में कुछ थॉट्स क्रिएट करने लगेंगे।
तो बेटर है कि अच्छे से पढ़ें और सारे कॉन्सेप्ट्स को सब सही से समझें, क्योंकि अगर ये वीक होगा तो आपको इनऑर्गेनिक नहीं समझ में आने वाली है, और ये और बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा, ये और अगला चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, ये दोनों स्ट्रांग हो गए तो आपको ऑर्गेनिक पढ़ने में भी मजा आने वाला है और आपको इनऑर्गेनिक सीखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम रट रहे हैं। अगर बाकी सारे बच्चे 100% रटते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप सिर्फ 50% आपको जहां पर कुछ हो ही नहीं सकता, जहां लर्न करना है सिर्फ वहीं पे लर्न करना है, पूरी इनऑर्गेनिक लर्न नहीं करनी पड़ रही है। ओके, तो चलिए देखते हैं। कोवेलेंट रेडियस मैंने आपको बताया। अब एक प्रॉब्लम है, सुनो। कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है। हम कोवेलेंट रेडियस पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन कोवेलेंट रेडियस में हम सिर्फ SBCR को ही डिफाइन करेंगे। ये SBCR क्या होता है? सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस। यानी हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में कोवेलेंट रेडियस को नहीं डिफाइन कर सकते। तो आती तो है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ भी आती है और ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ भी आती है, वो सब एक्सपेरिमेंटली डिफाइन है। यहां तुम लैब में नहीं बैठे हो तो तुम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ऐसे नहीं बता पाओगे बिना एक्सपेरिमेंट के, है ना। तो हम थ्योरेटिकली ये बात नहीं समझा सकते हैं किसी को कि डबल बॉन्ड की कोवेलेंट रेडियस कैसे आएगी, ट्रिपल की कैसे आएगी। तो हम कोवेलेंट रेडियस में हम कौन सी रेडियस पढ़ने वाले हैं? हम सिर्फ SBCR यानी सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस पढ़ने वाले। समझ में आया? एटॉमिक रेडियस पढ़ नहीं सकते, प्रॉब्लम बताई। एटॉमिक रेडियस को फिर क्या करें? बॉन्डेड स्टेट में पढ़ेंगे। बॉन्डेड स्टेट में कोवेलेंट, आयनिक, मेटालिक और वॉन डेर वाल। अब कोवेलेंट बॉन्ड में भी डबल और ट्रिपल में जाकर नहीं पढ़ सकते, ओके, तो सिंगल बॉन्ड में पढ़ेंगे। अब सिंगल बॉन्ड में जो कोवेलेंट रेडियस है उसके टोटल 3 केस हैं। मैंने बताया ना, सबसे बड़ी पीरियोडिक प्रॉपर्टी यही है। इसको अच्छे से समझ गए, फिर ये चैप्टर ऑलमोस्ट डन है। तो सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस ही हम डिफाइन कर सकते हैं। अब सिंगल बॉन्ड में भी मेरे सामने परेशानी आने वाली है। जो सिंगल बॉन्ड बनेगा किन्हीं 2 एटम के बीच में, या तो वो दोनों एटम सेम होंगे या तो वो दोनों एटम डिफरेंट होंगे। अगर सेम हो गए तो कहलाएगा होमो एटॉमिक स्पीशीज, और अगर डिफरेंट हो गया तो कहलाएगा हेट्रो एटॉमिक स्पीशीज। ठीक है, तो डिफरेंट एटम के लिए हेट्रो और सेम एटम के लिए होमो। तो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं होमो एटॉमिक में। एक एक करके बढ़ते हैं आगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक के अंदर कोवेलेंट, कोवेलेंट के अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? SBCR। डबल और ट्रिपल नहीं पढ़ सकते। SBCR के अंदर यानी सिंगल बॉन्ड बनेगा तो सिंगल बॉन्ड किन्हीं 2 एटम के बीच में बनेगा। अब वो दोनों एटम सेम हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। तो अगर सेम होंगे तो क्या करेंगे, चलिए जानते हैं। तो फॉर होमो एटॉमिक स्पीशीज, ये देखिए, ये एक एटम A है और एक दूसरा एटम A है, यानी दोनों एटम सेम है। तो अगर दोनों एटम सेम है तो इनकी ताकत भी क्या होगी? सेम, यानी इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या होगी? सेम, है ना। ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वर्ड आ गया। चलिए मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब होता है कि किसी एलिमेंट की वो टेंडेंसी जो शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करे, खींचे, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। ओके, समझ में आ रहा है? तो ये जो बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड में एक ये अपना इलेक्ट्रॉन लाएगा, एक ये अपना इलेक्ट्रॉन लाएगा। देखिए समझाता हूं। ये A है, ये A है, एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना लगाया, एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना लगाया। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में बताया जाता है, डॉट और क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर इन दोनों की ताकत सेम है तो ये इलेक्ट्रॉन, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसे कोई भी अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा, है ना। ऐसा ही तो हमारे पर्सनल लाइफ में भी होता है ना। जैसे मान लो पार्टनरशिपिंग में जाकर एक ये हुआ कि भाई 2 लाख रुपए का एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो 1 लाख रुपए मैंने लगाए और 1 लाख रुपए मेरे पार्टनर ने लगाए। अगर हम दोनों ही बराबर के ताकतवर हैं तो कुछ नहीं होने वाला है, बिजनेस सही सही चलता रहेगा। इसीलिए कहते हैं दोस्ती बराबर वालों से करनी चाहिए। और अब समझ लीजिए कि अगर मैं ताकतवर हूं तो क्या होगा? कभी अगर मन बदल गया
तो उसका हिस्सा छीनने लगूंगा, या अगर वो ताकतवर निकला तो वो मेरा हिस्सा छीनने लगेगा। तो ये छीनने की इसी टेंडेंसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ओके, तो अभी यहां पर इन दोनों के बीच में बराबर बराबर बॉन्ड लेंथ दिख रही है मेरे को, रेडियस इनकी और इनकी दोनों की बराबर दिख रही है। तो इसके न्यूक्लियस से और इसके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, यानी न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का अगर मैं हाफ कर दूं, इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का अगर मैं हाफ कर दूं, तो यही कहलाएगा मेरा एटॉमिक रेडियस फॉर अ होमो एटॉमिक स्पीशीज इन SbCr। ओके, तो हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू सेम इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। तो कोवेलेंट रेडियस क्या कहलाएगा? ये डिस्टेंस हो गई DAA, डिस्टेंस बिटवीन AA बाई 2, DAA बाई 2। ओके, तो बॉन्ड लेंथ बाई 2 नोट कर लीजिए जल्दी से। क्या आप सभी को यह बात समझ में आई? क्या होमो एटॉमिक में समझ में आया? तो अगर दोनों की ताकत सेम है तो कोई ओवरलैप नहीं होने वाला है बेटा। समझ में आ रहा है आपको? चलिए नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। क्या होमो एटॉमिक सबको समझ में आया? अब हम लोग बढ़ने वाले हैं हेट्रो एटॉमिक पे। तो हेट्रो एटॉमिक, ये पहला केस था होमो एटॉमिक का। अब आते हैं दूसरे केस में हेट्रो एटॉमिक। हेट्रो एटॉमिक के अंदर भी 2 केस बना दिए, तो टोटल 3 हो जाएंगे। तो हेट्रो एटॉमिक में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी A और B, 2 डिफरेंट एटम के बीच में बनेगा बॉन्ड। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि A और B दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम हो, A और B दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम हो, देन द सम ऑफ कोवेलेंट रेडियस इज इक्वल टू द बॉन्ड डिस्टेंस, है ना। तो ऐसे में अब मैं ये बोलने वाला नहीं हूं हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि एटम A और B दोनों अलग अलग हैं, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का साइज भी अलग अलग होगा, है ना। अगर दोनों डिफरेंट एटम हैं तो उनका साइज भी डिफरेंट होगा, और अगर साइज डिफरेंट है और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है तो मैं ये तो कह सकता हूं कि रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ B बराबर किसके होगा? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के। बात समझ में आ रही है? चलिए देखिए, यहां पर समझिए। अब एक्चुअल में यहां पर क्या हुआ है, A और B का साइज लगभग सेम बन गया है। अदरवाइज आप इसको समझिए थोड़ा सा कि या तो आप B को बड़ा बना लीजिए या तो आप A को बड़ा बना लीजिए। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो डिस्टेंस होगी जब आप इसका हाफ करेंगे तो ये यहां से नहीं जाएगी। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है? तो इन दोनों का साइज वेरी कर सकता है। मैंने ये पीछे वाला ही डायग्राम यहां पर भी लगा दिया है, बट मुझे यहां पर ऐसा एग्जैक्टली नहीं करना चाहिए था। यहां पर मुझे एक एटम का साइज बड़ा और एक एटम का साइज छोटा रखना चाहिए था। आप ये काम जरूर करिए। तो आप एक एटम का साइज छोटा और एक एटम का साइज बड़ा कोई भी रख लीजिए। ओके, अब जो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस होगी जब आप उसका हाफ करेंगे तो एग्जैक्टली ऐसे नहीं आएगा। ओके, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि इस रेडियस और इस रेडियस का सम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के बराबर होगा। क्या अब आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आपको क्या करना है समझ में आया? एक एटम का साइज छोटा बनाओ, एक का बड़ा बनाओ, तो आपको यह बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो देखिए, मैंने आप यहां पर यह नहीं लिखा कि D/2 DAB by 2, यहां पर रेडियस अगर मैं लिखता DAB by 2 तो यह गलत होता, क्योंकि मान लीजिए अगर इस एटम का साइज बड़ा है तो हाफ करेंगे तो पता चला यहां से कट होगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना इसको आधा थोड़ा सा काट के इसको यहां लगा देंगे, इसकी रेडियस में जोड़ देंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे। ओके, क्लियर हुआ? नोट कीजिए, तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस रेडियस के सम के बराबर होगी। जल्दी से नोट कर लीजिए यहां तक आप जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए अगले में आते हैं, केस नंबर 3, टोटल केस नंबर 3, और इस हेट्रो के अंदर केस नंबर 2। अब जो दूसरी पॉसिबिलिटी बची वो ये बची कि अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी A और B दोनों डिफरेंट एटम है, अभी दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम थी, अगर ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंट हो जाए, है ना, यानी कि या तो A ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा या फिर B ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे? ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे? देखिए यहां आता है ओवरलैप। ओके, तो अगर A या B में से कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है
तो अगर कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो फिर क्या होगा, वो एक दूसरे का शेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, और अगर वो खींचेगा अपनी तरफ तो क्या होगा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस तो हम अभी भी लिख सकते हैं। अब एक बात बताओ, क्या अब आप यहां पर इसको देखकर सोचो, क्या अब आप इसमें डी ए बी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी बोल सकते हो? आर ए तो ये है और आर बी ये है। क्या आर ए और आर बी का सम करेंगे तो डी ए बी आ जाएगा? अब की बार हम ऐसा बोल सकते हैं, आर ए समझ में आ रहा है ना आपको? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगी, यहां पर ये आर से डिफाइन किया गया। थोड़ा सा इस डायग्राम को भी और क्लियरिफाई करता हूं। ये जो रेडियस अब की बार डिफाइन होने वाली है उसको हम ये बोलेंगे, ये हो गया आर ए। तो वो कहां से कहां तक जाएगा, न्यूक्लियस से यहां तक, ये पूरा, और इसको आर बी बोलेंगे ऐसे, क्योंकि था तो यही, आपने तो ओवरलैप करा दिया। आर ए और आर बी पहले यही तो आता था जब इनको दूर दूर रखा था। तो क्या अब इनका सम डी ए बी के बराबर होगा? तो नहीं होगा। तो इस पर स्टीवेंसन एंड शॉमेकर की इक्वेशन है कि अगर एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंट है तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव वाले के शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो ऐसे में डी ए बी क्या होगा, आर ए प्लस आर बी बड़ा दिख रहा है कि नहीं, और डी ए बी छोटा दिख रहा है। तो आर ए प्लस आर बी कितना बड़ा है, आर ए प्लस आर बी डी ए बी से कितना बड़ा है? 0.09 एक्स ए एक्स बी, इसको चाई बी बोलते हैं। तो एक्स ए एक्स बी यहां पर एक्स की तरह दिख रहा है, बट इसको चाई बी बोलते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का सिंबल है चाई, है ना। तो ए और बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस निकालो। ये क्या है, ये है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस किसका, ए और बी का, और उसमें 0.09 का मल्टीप्लाई करो, इतने टाइम्स आर ए प्लस आर बी ज्यादा आएगा। ये स्टीवेंसन एंड शॉमेकर का रिसर्च है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्टीवेंसन एंड शॉमेकर इक्वेशन। ओके, नोट कीजिए यहां तक। अब बताइए आपको कोवेलेंट रेडियस में क्या पूछना है। अभी सिर्फ बात करेंगे कोवेलेंट रेडियस की। अब बताइए आपका डाउट क्या है कोवेलेंट रेडियस को लेकर, लिखिए अपना डाउट। अगर हम एसबीसीआर सिर्फ पढ़ेंगे, सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस, तो सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस पढ़ेंगे तो उसमें ओवरलैपिंग नहीं आएगी। हां, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जब पढ़ेंगे तो उसमें ओवरलैपिंग आएगी, और सिंगल बॉन्ड वाले में ओवरलैपिंग ऐसे आ सकती है अगर सिंगल बॉन्ड वाले में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अलग अलग है। अगर अलग अलग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ऐसे में ओवरलैपिंग के चांसेस बनेंगे। और दूसरा चांसेस बनेगा डबल बॉन्ड में और ट्रिपल बॉन्ड में, क्योंकि वहां पर एक बार सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद फिर से ओवरलैपिंग होने की वजह से एटॉमिक ऑर्बिटल और पास पास आ जाते हैं, तो वो हम पढ़ ही नहीं सकते। क्या अभी सबको क्लियर है? तो मैंने कहा ना, आप लोग थोड़ा सा मुझे टाइम देंगे, टॉपिक को अच्छे से स्टडी करेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको डाउट आए। डाउट क्लियर करने के लिए ही तो मैं बैठा हूं, है ना। तो मेरे होते हुए आपको कैसे डाउट आ सकता है? क्या सभी को कोवेलेंट रेडियस समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वॉन डेर वाल रेडियस पे आते हैं। अब सेकंड में स्टार्ट कर रहा हूं वॉन डेर वाल रेडियस। तो मैंने आपको क्या बताया, वॉन डेर वाल रेडियस कहां डिफाइन होता है? इट इज मेनली डिफाइंड फॉर नोबल गैस, क्योंकि नोबल गैसेस में मोनो एटॉमिक स्पीशीज होते हैं, और मोनो एटॉमिक स्पीशीज दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बनाएंगे, तो हीलियम He के फॉर्म में ही रहेगा, He2 नहीं बनेगा, जबकि हाइड्रोजन तो H2 बना लेता है, ऑक्सीजन O2 बना लेता है ना। HF, H सिंगल बॉन्ड F, ये भी बॉन्ड बना लेता है, लेकिन नोबल गैसेस बॉन्ड नहीं बनाते। ओके, तो इनके लिए मेनली डिफाइन है वॉन डेर वाल रेडियस।
दूसरा कि नॉन बॉन्डेड स्पीशीज के बीच में अगर मुझे रेडियस नॉन बॉन्डेड स्पीशीज के बीच में डिफाइन करनी हो तो वहां पर भी हम कौन सी रेडियस को डिफाइन करेंगे? वॉन्डरवॉल रेडियस। अब आप पूछोगे कि सर ऐसा डिफाइन ही क्यों करेंगे, जब बॉन्ड नहीं है तो वॉन्डरवॉल रेडियस डिफाइन ही क्यों करेंगे? देखो बेटा, ऐसा होता है कि कई बार एटम्स किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहा है और एक दूसरा एटम है वो किसी और के साथ बॉन्ड बना रहा है, लेकिन हम इनके बीच की भी रेडियस को डिफाइन करना चाहते हैं। जैसे कि इसका एक बहुत छोटा सा और बहुत अच्छा सा सुंदर सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। ग्रेफाइट सुना है ना आपने? ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट का कैसा स्ट्रक्चर होता है? हेक्सागोनल शीट लाइक स्ट्रक्चर। तो अब देखिए, एक लेयर में हेक्सागोनल शीट लाइक स्ट्रक्चर है और दूसरी भी लेयर में हेक्सागोनल शीट लाइक स्ट्रक्चर है। अब इसमें जो कार्बन है और इस लेयर में जो कार्बन है, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या बॉन्ड बना रहे हैं? नहीं बना रहे हैं। इनके बीच में बहुत ही वीक फोर्स लग रहा है जिसको हम बोलते हैं वॉन्डरवॉल फोर्स, और इसमें भी हम रेडियस डिफाइन करेंगे जिसको हम बोलेंगे वॉन्डरवॉल रेडियस। तो या तो वॉन्डरवॉल रेडियस नॉन बॉन्डेड स्पीशीज में से बताया जा सकता है या फिर ये मेनली तो डिफाइन ही है नोबल गैसेस के लिए। ओके, तो आइए देखते हैं नॉन बॉन्डेड स्पीशीज या नोबल गैस में वॉन्डरवॉल रेडियस कैसे डिफाइन करें। इट इज डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एटम और मॉलिक्यूल इन अ नॉन बॉन्डेड स्टेट। एटम और मॉलिक्यूल इन अ नॉन बॉन्डेड स्टेट। जैसे मुझे हीलियम के लिए निकालना है वॉन्डरवॉल रेडियस, तो हीलियम के आसपास में कोई दूसरा हीलियम का एटम होगा, दोनों के न्यूक्लियस के बीच की दूरी देखो और उसका हाफ कर दो। दिस इज कॉल्ड द वॉन्डरवॉल रेडियस फॉर हीलियम। ओके, और ऐसे ही डिफाइन करेंगे नॉन बॉन्डेड स्पीशीज के लिए भी। इट इज मेनली डिफाइंड फॉर इनर्ट गैस, आपको पहले ही बता चुका हूं। वॉन्डरवॉल फोर्स इज अ सेकेंडरी बॉन्ड। वॉन्डरवॉल फोर्स कैसा होता है? सेकेंडरी बॉन्ड। जब मैं केमिकल बॉन्डिंग आपको सिखाऊंगा तो पहले ही दिन मैं आपको बताऊंगा बॉन्ड दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी बॉन्ड क्या होते हैं? प्राइमरी बॉन्ड का मतलब जैसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटालिक, ये सब कैसे होते हैं? प्राइमरी बॉन्ड, क्योंकि इनमें बॉन्डिंग पहले से ही हो चुकी है। सेकेंडरी बॉन्ड क्या होते हैं? प्राइमरी बॉन्ड बनने के बाद जो एक फोर्स फील किया जाता है एटम्स के बीच में, उन्हें बोलते हैं सेकेंडरी बॉन्ड। ये सेकेंडरी बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्ड आता है, ये सेकेंडरी बॉन्ड में वॉन्डरवॉल फोर्सेस आते हैं। ओके, और वॉन्डरवॉल फोर्सेस के अंदर भी बहुत सारे हैं, उन सब के लिए अभी नहीं बात करेंगे। जब केमिकल बॉन्डिंग आएगा तो हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ओके, तो यहां तक आप जल्दी से नोट कर लीजिए। प्राइमरी बॉन्ड, आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, ठीक है। वॉन्डरवॉल रेडियस कांट बी डिफाइंड फॉर मेटल, सही बात है। मेटल होगा तो वॉन्डरवॉल रेडियस क्यों डिफाइन करेंगे? ऐसे में तो हम मेटालिक रेडियस की बात करेंगे, है ना। नोट करिए जल्दी से, कोई डाउट तो नहीं है? एक बार चेक कर लेता हूं। ओवरलैपिंग कहां होगी और कहां नहीं? सही बात है, तो मैंने आपको बताया था ओवरलैपिंग कहां होगी। जब दो एटम्स के बीच में एक बॉन्ड बन जाए और उसके बाद फिर से बॉन्ड बनेगा, यानी डबल बॉन्ड, वहां ओवरलैपिंग होगी। ट्रिपल बॉन्ड, वहां ओवरलैपिंग होगी। अगर दो एटम के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है और उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? सेम है, तो कुछ नहीं होगा, कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। और अगर डिफरेंट है तो एक दूसरे को खींचेंगे, अपने एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे तो ओवरलैपिंग होगी। तो ये तो मैं आपको ऑलरेडी क्लियर करते हुए चल रहा हूं। प्रदीप, समझ में आ रहा है आपको? ओके, चलिए आगे आते हैं। एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, तो वो जनरल ऑब्जर्वेशन क्या है कि वॉन्डरवॉल रेडियस बड़ी होगी, क्योंकि वॉन्डरवॉल रेडियस बॉन्डेड में तो डिफाइन ही नहीं हो रहा, नॉन बॉन्डेड में जाके डिफाइन हो रहा है ना। तो नॉन बॉन्डेड, उनके बीच में तो कोई बॉन्ड ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बड़ी होगी, तो वॉन्डरवॉल रेडियस हमेशा ज्यादा आएगी। उसके बाद मेटालिक और कोवेलेंट, इसमें आगे पीछे हो सकता है। मैंने क्या बताया? ये क्या है? एक जनरल ऑब्जर्वेशन। जनरल ऑब्जर्वेशन, ये जरूर लिख लीजिएगा, जनरल ऑब्जर्वेशन। ज्यादातर ये देखने को मिलता है कि वॉन्डरवॉल रेडियस बड़ी है, मेटालिक उसके बाद और कोवेलेंट। अच्छा, आप वॉन्डरवॉल को किसी से भी कंपेयर करोगे,
वॉन्डरवॉल सबसे आगे रहेगा, ये 100% ट्रू। वॉन्डरवॉल रेडियस हमेशा आगे आएगा। एक बात और बताऊं आपको, आप अगर और ज्यादा डिटेल में सीखना चाहते हो, और ज्यादा डिटेल में समझना चाहते हो, तो एक काम करो। हालांकि मैं अभी ये जो डीपीपीज बना रहा हूं, इसमें मैं आपको ये प्रोवाइड भी करूंगा, बट आपके पास वो सारी चीजें हैं, आप खुद से चेक कर सकते, समझ सकते हैं। वो क्या, आप थोड़ा सा डेटा पे गौर करो। वो कैसे करेंगे? आपके पास एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में आपके पास एनसीईआरटी में 11th क्लास के एनसीईआरटी में आप लोग एस ब्लॉक और पी ब्लॉक देखेंगे। अच्छा, हो सके तो 12th क्लास की भी एनसीईआरटी अरेंज कर लीजिए, ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो लेनी तो है ही है नेक्स्ट ईयर भी। तो उससे क्या होगा, उससे आपको, इससे फायदा आपको ये होगा कि आपको एस ब्लॉक में एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, है ना, और दूसरा बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे, मतलब इन सबका सारा डेटा एनसीईआरटी वाला आपको मिल जाएगा। ओके, और अगर नहीं है तो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा वो एनसीईआरटी वाला डेटा, उसका स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिए। तो होगा क्या कि उसमें एक टेबल बनी है, टेबल में हर फैमिली को डिफाइन किया गया है। इवन अपने को इनऑर्गेनिक पढ़नी भी ऐसे, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं, इनऑर्गेनिक भी सारा डेटा आपको अपने पास रखना है, और मैं जो समझाते जा रहा हूं और वहां जो डेटा है उस डेटा से वैल्यू को चेक करना है कि ये ऑर्डर ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा। इससे क्या होगा, इससे आपकी रीजनिंग बहुत स्ट्रांग होगी। अभी आपको ये सब बातें कम समझ में आ रही होंगी, जब मैं आपको एक कोई भी एस ब्लॉक या पी ब्लॉक पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, उस दिन आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि जो मैं आज के दिन ये कह रहा हूं वो कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, उससे क्या होगा कि आपको कभी भी कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि मैंने कहा नीचे जाने पे साइज बढ़ता है, आपने तुरंत देखा, अच्छा एल्कली मेटल में बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, जरा चेक कर लें, तो सर से पूछ सकते हैं, है ना। और फिर आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर ये बताइए, जैसे नीचे जा रहे थे साइज बढ़ रहा था, लेकिन यहां बहुत कम बढ़ा और यहां बहुत ज्यादा बढ़ गया, ऐसा क्यों हुआ? तो ये सारे रीजन आप पूछने लगेंगे। बट ज्यादातर अगर हम ऐसा स्कूल में मत करना, नहीं भगा दिए जाओगे स्कूल से, है ना, ऐसा मेरे साथ जरूर करना, क्योंकि उससे क्या होगा, जब आप ये सारी चीजें पूछोगे तो आप लोगों की रीजनिंग स्ट्रांग होगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर, कि यहां ज्यादा क्यों बढ़ा, यहां कम क्यों हुआ, है ना, यहां पर इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। और दूसरा, मैं जो आपको बता रहा हूं, मैं जो पढ़ा रहा हूं, या वेरीफाई भी कर पाओगे कि ये सही चल रहा है सब कुछ या कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो इनऑर्गेनिक की स्टडी ऐसे करनी है। डेटा रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना है। एनसीईआरटी ने डेटा क्यों छापा? इसलिए डाला है ताकि आप लोग उसको ऑब्जर्व करके उसकी रीजनिंग को समझ सकें। ज्यादातर बच्चे समझते हैं फोटो लगी हुई, इस फोटो का क्या करना है, कुछ नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, स्कूल में पढ़ाया भी ऐसे जाता है। तो ये काम आपको नहीं करना है, आपको उस डेटा की इंपॉर्टेंस को समझना है। तो मैं ये पॉइंट मैंने क्यों उठाया, मैं बताता हूं आपको। जब आप पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस पढ़ोगे तो या तो नोबल गैस की रेडियस को देगा ही नहीं, उसको डेटा में रखेगा ही नहीं, ठीक है, और अगर रखेगा तो सबको एटॉमिक रेडियस बना के दे देगा। तो देखो एक्चुअल में है क्या, जब मैं लेफ्ट टू राइट पीरियड की तरफ आगे बढ़ूंगा, इन सब चीजों में टाइम लगता है, लेकिन यही सब चीजें हैं जो आपकी छोटी से छोटी रीजनिंग को भी बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। इसलिए ये सब सीखने का समय 11th क्लास है, और 11th क्लास में ये सब बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर एक बार आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई तो फिर सिलेबस तो अपने आप स्पीड में भागेगा, क्योंकि फिर मुझे हिंट करना है, समझाना थोड़ी ना है। तो देखिए मैं क्या बता रहा था आपको, बहुत अच्छी सी रीजनिंग आपको समझा रहा हूं। अगर मैं लेफ्ट टू राइट पीरियड में आगे जा रहा हूं, ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस का लोगों ने वैल्यू लिख रखा है, एनसीईआरटी में भी अपने वैल्यू लिखी है। लेकिन आप ध्यान से सोचिए, जब मैं लेफ्ट टू राइट पीरियड में आगे बढ़ रहा हूं तो एस ब्लॉक में सभी क्या है, मेटल। उसके आगे चलेंगे तो डी ब्लॉक में क्या है, सभी मेटल।
और उसके आगे चलेंगे तो पी ब्लॉक में सभी क्या है, नॉन मेटल, ज्यादातर नॉन मेटल है। और सबसे आगे भाग जाएंगे तो नोबल गैस। तो मेटल्स में ज्यादातर या तो आयनिक रेडियस आयन के केस में आएगी, या तो मेटेलिक क्रिस्टल बनाएगा तो मेटेलिक रेडियस आएगी। जितने नॉन मेटल हैं वो सब कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो कोवेलेंट रेडियस डिफाइन होगी। और आखिरी में जब हम नोबल गैस की तरफ जाएंगे तो उसकी वॉन डेर वाल रेडियस डिफाइन होगी। तो देखिए एटॉमिक रेडियस के नाम पे 4 अलग अलग रेडियस का ऑर्डर लिखा जा रहा है, मेटेलिक, आयनिक, कोवेलेंट और वॉन डेर वाल। समझ में आ रहा है? तो कभी अगर आपको ये जज करने में प्रॉब्लम हो तो आपके कॉन्सेप्ट गड़बड़ नहीं है, ध्यान रखिएगा अच्छे से। कॉन्सेप्ट सब सही है, बस आप उसको अप्लाई कहां कर रहे हो और कैसे कर रहे हो, इस बात की गड़बड़ी हो सकती है। तो नोबल गैस में एटॉमिक रेडियस का मतलब वॉन डेर वाल रेडियस होगा, वो कोवेलेंट रेडियस तो होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? और वो आगे जाने पर, अब आगे जाने पर साइज क्या होता है, डिक्रीज। क्यों बताया ये ध्यान से सुनो। आगे जाने पर साइज क्या होता है, डिक्रीज। लेफ्ट टू राइट पीरियड में आगे जाने पर साइज डिक्रीज होता है कि नहीं होता है? तो अगर साइज डिक्रीज होता है तो एटॉमिक रेडियस क्या होनी चाहिए आगे जाने पर, डिक्रीज। लेकिन यार नोबल गैस में तो ज्यादा आ जाती है ना रीजनिंग। अब अगर मैं आपको यह बात नहीं समझाऊं, नहीं नोबल गैस में ज्यादा आ जाती है, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह बोला था 18वें अध्याय में कि ऐसा होता है, तो आपको लगेगा यार अजीब बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये तो रटाया जा रहा है ना। लेकिन अब मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं आपको उसके रीजनिंग को समझा रहा हूं। क्योंकि आगे जाने पर साइज डिक्रीज होता है तो रेडियस डिक्रीज होगी, लेकिन आखिरी वाला एलिमेंट में हम अपना कोवेलेंट रेडियस या आयनिक रेडियस या मेटेलिक रेडियस को डिफाइन ही नहीं कर रहे हैं, हम तो वॉन डेर वाल रेडियस डिफाइन कर रहे हैं, तो वो तो ज्यादा आएगी क्योंकि वो नॉन बॉन्डेड स्टेट में है। तो इसको लोग एक्सेप्शन का नाम दे देते हैं और कहते हैं ये रट लेना है। आगे जाने पर क्या होता है बेटा, डिक्रीज, लेकिन सबसे आखिरी में क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों? एक्सेप्शन है। समझ में आ रहा है? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि एक्सेप्शन कुछ नहीं होता है। अगर हम अच्छे से रीजनिंग समझ जाएं तो ये बात अपने को अच्छे से क्लियर वैसे भी हो जाएगी। अच्छा सोचो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई सोचता है कि सर ऐसा बता दीजिए कि ये बताइए कि आगे जाने पे क्या क्या बढ़ता है, नीचे जाने पे क्या क्या बढ़ता है या घटता है, तो यार चैप्टर तो वैसे ही एंड हो गया। फिर तो ऐसे चैप्टर को आईआईटी में और नीट में डालने की जरूरत ही नहीं है, तो बहुत ही आसान हो गया। पहले ही दिन आए पीरियोडिक टेबल हटाओ, क्योंकि पेपर में क्या आता है, ऑर्डर लिखना, तो सीधा एक टेबल बना दी। आगे जाने पर ये बढ़ता है, ये घटता है, नीचे जाने पर ये बढ़ेगा, ये घटेगा, बस हो गई केमिस्ट्री, चलो जाओ पीरियोडिक टेबल फिनिश। तो इतना आसान नहीं है। बस चीजों को अगर आप अच्छे से एनालाइज करेंगे, क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्यों डिक्रीज हो रहा है। अब देखिए, जिस दिन से आप एनसीईआरटी लेकर और डेटा लेकर बैठने लग जाओगे पढ़ने के लिए, उस दिन से आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। उस दिन आपको खुद समझ में आने लगेगा कि आखिर इनऑर्गेनिक को पढ़ना कैसे है, क्योंकि आप हर चीज में ऑर्डर चेक करोगे, डेटा रटोगे नहीं, लेकिन ऑर्डर चेक जरूर करोगे कि आगे जाने पर बढ़ा या घटा। तो आपको वैसे ही सारी बातें समझ में आने लग जाएंगी कि अब आपकी रीजनिंग खुद बिल्डअप होगी और आप खुद उन सवालों में उलझोगे, क्वेश्चन का आंसर ढूंढोगे कि आखिरी में क्यों बढ़ा, क्यों नहीं बढ़ा। ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आने लगेंगे। लेकिन जब ये इस अप्रोच से आप पढ़ोगे ही नहीं, तो आपको लगेगा केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ रटी जाती है। और इसीलिए आपने बहुत सारे अपने सीनियर्स से सुना होगा, ये 12th पास आउट वाले जितने भी स्टूडेंट हैं जो यहां नहीं कभी पढ़े हैं, वो अगर पढ़ के आए हैं तो उन्होंने ऐसा फील भी किया होगा कि 11th 12th में ऐसे ऐसे करके रटाया गया। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। ओके, तो ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है जिसमें कि वॉन डेर वाल तो हमेशा 100% हमेशा आगे रहेगा। नोट कर लीजिए इसको, यहां तक नोट कर लेंगे आप सभी लोग। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम?
तो ये वॉन्डरवॉल रेडियस था हमारा। चलिए आपको वॉन्डरवॉल रेडियस को थोड़ा सा और पिक्चराइज करते हैं। जैसे मान लीजिए ये ए बी नाम का मॉलिक्यूल है। अब देखिए यहां पर बी एटम छोटा है और ए एटम बड़ा है, मतलब दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अलग अलग रही होगी और इसीलिए कोई ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, कोई कम, साइज में भी डिफरेंस है ना। चलिए खैर, ये ए बी नाम का मॉलिक्यूल पहले ऐसे बना लीजिए। ए बी नाम का मॉलिक्यूल, सब कुछ देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा कहां से बनाना है। ये ए बी नाम का मॉलिक्यूल पहले ऐसे बनाइए, फिर इसके बगल में फिर से ए बी नाम का मॉलिक्यूल बनाइएगा, ऐसे पलट दीजिएगा। अब देखिए ये बी वाला एटम और ये बी वाला एटम ए के साथ बॉन्डेड है लेकिन आपस में नॉन बॉन्डेड है, तो इन दोनों के बीच में क्या लग रहा होगा? वॉन्डरवॉल फोर्स। इनके बीच में क्या लग रहा होगा? वॉन्डरवॉल फोर्स। और ये जो डिस्टेंस होगी ये बड़ी होगी कि नहीं बताओ, क्योंकि इसमें तो कोई बॉन्ड ही नहीं है ना। तो एक फोर्स फील किया जा रहा है, तो उनकी डिस्टेंस को देखा जा रहा है, आसपास में जो एटम है उसको देखा जा रहा है कि कितना, तो ये बॉन्ड हमेशा ही बड़ा आएगा। किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड सबसे बड़ा आएगा। तो इसका जब हाफ करेंगे तो रेडियस भी बड़ी आएगी। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि वॉन्डरवॉल रेडियस हमेशा ज्यादा होगी। ओके, तो वॉन्डर वी आर का मतलब वॉन्डरवॉल रेडियस, ओके, इज इक्वल टू डी बी बी बाई 2, यानी डिस्टेंस बिटवीन बी बी बाई 2। ओके, इसी तरीके से मैं ए भी डिफाइन कर सकता हूं, डी ए बाई 2। अब इसको नोट कर लीजिए, कैसे बनाना है समझ में आया। तो मैंने दो रेडियस अभी क्लियर कर दी, कोवेलेंट रेडियस और वॉन्डरवॉल रेडियस। पीरियोडिक ट्रेंड में पढ़ाऊंगा, अभी कोवेलेंट, वॉन्डरवॉल और ये मेटालिक और सीख लेते हैं, इसके बाद मेटालिक और सीख लेते हैं, फिर पीरियोडिक ट्रेंड पे आते हैं। फिर मैं आपको बताता हूं ग्रुप में और पीरियड में क्या होता है। हालांकि आधे से ज्यादा बातें तो मैंने आपको ऐसे ही बता दी। ओके, नोट कर लिया सभी ने? डन। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। मेटालिक रेडियस। नाउ व्हाट इज मेटालिक रेडियस? मेटालिक रेडियस क्या होता है? तो देखिए मेटालिक रेडियस में क्या होता है पहले आप समझ लीजिए। ये मेटल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई आयरन की शीट है, कोई कॉपर की शीट है, तो इसमें कैसा बॉन्ड बन रहा हो। पहले आप मेटालिक बॉन्ड को समझिए। तो मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? तो देखिए मेटालिक बॉन्ड में दो चीजें होती हैं। मेटालिक बॉन्ड क्या होता है अगर पूछूं तो ज्यादातर लोग मुझे बताएंगे मेटल के बीच में जो लगने वाला बॉन्ड है उसको मेटालिक बॉन्ड कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मेटल तो दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो उनके बीच में तो अच्छा खासा सेपरेशन होना चाहिए। उनके बीच में तो सेपरेशन होना चाहिए, वो तो एक दूसरे को रिपल करने चाहिए। तो उनके बीच के बॉन्ड को आप मेटालिक बॉन्ड कहें और फिर उसी का हाफ करके मेटालिक रेडियस डिफाइन कर दें, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, तो सही क्या है समझते हैं। हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एटॉमिक कर्नल। अब ये एक नई प्रॉब्लम आ गई, ये एटॉमिक कर्नल या कोर क्या होता है। देखिए जैसे ये मेटल है, ठीक है, अब ये मेटल का नेचर कैसा होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रॉन को लूज करना। तो ये जो M+ बनेगा और ये इलेक्ट्रॉन बनेगा। ठीक है, तो मेटालिक बॉन्डिंग में जो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन बनता है उसी को बोलते हैं हम एटॉमिक कर्नल या कोर। और इस इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है मोबाइल इलेक्ट्रॉन। ये मोबाइल वर्ड यहीं से आया है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज मोबाइल? एनीथिंग विच कैन मूव एनीवेयर, वो मोबाइल है ना। तो ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक कर्नल के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है मेटालिक बॉन्ड। समझ में आ रहा है? अभी तो बताया मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, अब बताने जा रहा हूं मेटालिक रेडियस क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन पहले आप लिख लेंगे। इट इज डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एटॉमिक कर्नल और कोर इन अ क्लोजली पैक्ड मेटालिक लैटिस। अब आप देखिए मेटालिक लैटिस को, ये मैं बता रहा था। ये जैसे मान लीजिए कोई मेटल की शीट है और ये ए क्या है? एटॉमिक कर्नल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन क्या होगा? मोबाइल इलेक्ट्रॉन इनके बीच में जो स्पेस देख रहे हैं ना, यहां रेंडमली मूव कर रहा होगा पूरी शीट में।
पूरी शीट में रेंडमली मूव कर रहा होगा। ये ए और ए बगल बगल में कैसे? क्योंकि मोबाइल इलेक्ट्रॉन लगातार इनके बीच में घूम रहा है, तो इस ए का उस इलेक्ट्रॉन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और इस ए का उससे भी अट्रैक्शन है, जिस वजह से करीब करीब दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो डिस्टेंस दिख रही है ना DAA/2 कर दीजिए, यही मेटालिक रेडियस आ जाएगा। यानी 2 एटॉमिक कर्नल या 2 एटॉमिक कोर के बीच की डिस्टेंस जो है उसका हाफ ऑफ द डिस्टेंस, उसी को हम कहते हैं मेटालिक रेडियस। क्लियर है? जैसे सोडियम ने क्या बनाया? सोडियम आयन, तो यही कहलाएगा एटॉमिक कर्नल और ये कहलाएगा मोबाइल इलेक्ट्रॉन। जनरल बात बोले तो एम ने क्या किया? n इलेक्ट्रॉन लूज किए तो n+ आ गया, n ये आ गया, तो ये एटॉमिक कर्नल कहलाता है। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। इसमें बहुत ज्यादा कुछ टफ नहीं है सीखने के लिए, तो सिंपल सा है। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है मेटालिक रेडियस वाली? क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है मेटालिक रेडियस वाली? इज इट क्लियर? मेटालिक रेडियस। चलिए आगे चलते हैं फिर। मेटालिक रेडियस, पीरियोडिसिटी इन एटॉमिक रेडियस। अब पीरियोडिसिटी, जरा ट्रेंड पे आते हैं। ट्रेंड क्या है? लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, डाउन द ग्रुप, तो ट्रेंड क्या है? तो पीरियोडिसिटी इन एटॉमिक रेडियस अलोंग द पीरियड। अगर मैं लेफ्ट टू राइट की बात करूं तो आगे जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, जिस वजह से शेल श्रिंक होगी, यानी साइज डिक्रीज होगा। समझ में आया सबको? क्लियर है? ये जनरल पीरियोडिक ट्रेंड बता रहा हूं मैं। ये क्या है हमारा? जनरल पीरियोडिक ट्रेंड। जनरल पीरियोडिक ट्रेंड यानी कि साइज के बारे में लेकर है, एटॉमिक रेडियस को लेकर है। तो जनरल क्या है कि एटॉमिक रेडियाई की अगर मैं बात करूं तो आगे जाने पर क्या होगा? डिक्रीज, और नीचे जाने पर क्या होगा? इंक्रीज। लेकिन ये क्या है? जनरल ट्रेंड है। कई कई जगहों पर क्या आएंगे? एक्सेप्शन। लेकिन वो एक्सेप्शन वैसे नहीं सीखने हैं। इन एक्सेप्शन का रीजन क्या है ना? एक्सेप्शन का मतलब आप ये बोल सकते हो जो एबनॉर्मली बिहेव करे, ट्रेंड को फॉलो ना करे। चलिए, अलोंग द ग्रुप, नीचे जाने पर नंबर ऑफ शेल बढ़ेगी। नीचे जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का तो कोई पंगा है नहीं, क्योंकि वो तो लगता ही नहीं है ग्रुप में, है ना। तो डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल बढ़ेगी, और जिस वजह से साइज भी बढ़ेगा। तो ये भी जनरल ऑर्डर में ही है। ओके, जगह जगह पे एक्सेप्शन जहां आएंगे वहां पर मैं आपको समझाऊंगा। पीरियड एंड ग्रुप वाइज ट्रेंड देखते हैं। चलिए, पहली बात करते हैं फर्स्ट पीरियड की। हाइड्रोजन और हीलियम में किसका साइज बढ़ा? हीलियम का, वॉन डेर वाल रेडियस। सेकेंड पीरियड की बात करते हैं। अगर मैं नियॉन को छोड़ दूं, नियॉन हटा दूं, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्या दिख रहा है? लगातार आगे जाने पर साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज। ओके, अब आप ये डेटा से चेक करना क्या वाकई में डिक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा। और फिर आगे जाने पर नियॉन में भी आगे डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन नहीं, नियॉन में सबसे ज्यादा आएगा। क्यों? वॉन डेर वाल रेडियस। वॉन डेर वाल रेडियस की वजह से नियॉन में सबसे ज्यादा आएगा। ओके, थर्ड पीरियड सेम वही ट्रेंड फॉलो होगा, आर्गन का ज्यादा हो जाएगा और उसके बाद लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज। ठीक है, ग्रुप 1 की बात करते हैं। ग्रुप 1 एल्कली मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीनियम, सीजियम। फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है, इसलिए मैंने यहां पर डिस्कस नहीं किया। रेडियो एक्टिव को डिस्कस नहीं कर सकते हैं, ओके, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी में कोई परफेक्शन नहीं है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीनियम, सीजियम। डाउन द ग्रुप क्या होगा? नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है, तो जनरल ट्रेंड को फॉलो किया। नियॉन आर्गन जनरल ट्रेंड को फॉलो नहीं किया। ओके, यही हाल कुछ ऐसा भी है यहां पर भी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम। नोट कर लीजिए जल्दी से। तो ये सब थे जनरल पीरियोडिक ट्रेंड। ये सब क्या थे? जनरल पीरियोडिक ट्रेंड। जनरल पीरियोडिक ट्रेंड। क्या यहां तक आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट, एनी समस्या? अगर है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए अपनी समस्या। ये पीरियड 1, 2, 3 ही सिखाया, फोर्थ पीरियड नहीं सिखाया जानबूझकर, क्योंकि वहां जनरल नहीं लगेगा।
ओके, ग्रुप 1 2 सिखाया, उसके आगे ग्रुप नंबर 13 नहीं सिखाया, पी ब्लॉक पे नहीं गए 13th ग्रुप लेके, है ना। ये भी इन सब में सोचा समझा हुआ, प्लान किया हुआ है, क्योंकि ये वो हैं जिनमें जनरल ट्रेंड लग रहा है। अब वो सीखेंगे जो एक्सेप्शंस हैं। हालांकि आज बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है, अगले टर्न पे हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सेप्शन से ही। उससे पहले आप ये पूरा बना के रखिएगा डी ब्लॉक, यहां से हम लोग एक्सेप्शनल केसेस स्टार्ट करेंगे। ओके, आप लिख भी लीजिएगा एक्सेप्शनल केसेस। एक्सेप्शनल केसेस का मतलब जो औरों से सेम बिहेवियर शो ना करते हो, जो जनरल पीरियोडिक ट्रेंड को फॉलो ना करते हो। एक्सेप्शन का मतलब थोड़ा गलत तरीके से लोग इंटरप्रिटेट करते हैं कि एक्सेप्शन का मतलब जिसका ये आंसर होता है और ये रटना होता है, ऐसा नहीं होता है। हर चीज का रीजन है, आप अगर उसको अच्छे से समझेंगे तो आपको रटने जैसा कुछ फील ही नहीं होगा, है ना। तो 3D सीरीज है। 3D सीरीज क्या होती है? 4th पीरियड में स्टार्ट होता है। अगर n की वैल्यू 4 होगी तो क्योंकि ये डी ब्लॉक के एलिमेंट ट्रांजिशन मेटल कहलाते हैं, तो इसमें n वाला भी करेगा और n-1 वाला भी शो करेगा। तो अगर 4th शेल होगी, 4th पीरियड होगा, तो 3D के एलिमेंट्स ये सब होंगे डी ब्लॉक के। कौन कौन से हैं? एटॉमिक नंबर लिखे हैं, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ओके, ये 30 तक मैंने आपको बोला भी था, आपको लर्न होने चाहिए। इसको लर्निंग ट्रिक आज सिखाकर यहीं पे एंड कर देता हूं, और अगले टर्न से हम लोग इनके जो एटॉमिक रेडियस के एक्सेप्शनल केस हैं, कहां कहां पर नॉर्मल बिहेवियर से अलग मिलता है, वो सीखेंगे। तो चलिए जरा इनकी ट्रिक सीखते हैं। 21 से लेकर 30 तक मैं कैसे याद करूं, है ना। बल्कि 21 से भी पीछे की अगर मैं बात करूं, 21 से भी पीछे की अगर मैं बात करूं, तो सिर्फ 2 एलिमेंट है, पोटेशियम और कैल्शियम। देखिए ये 19 है और ये 20 है, और उसके बाद 21 है। आप ये पूरी लाइन ही याद कर सकते हैं। ओके, और अदरवाइज आपको सिर्फ इतना याद करना है तो इतना भी याद कर लीजिए। तो उसका ट्रिक क्या है, देखिए, काका, काका जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको बोलते हैं, तो काका, ठीक है। साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कोई नहीं क्यों जाने। काका साइंस टीचर, साइंस स्कैंडियम टीचर, वेरी क्रूएल, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कोई नहीं क्यों जाने, कोई नहीं क्यों जाने। ओके, तो 21 से लेकर 30 तक इस तरह से आप एटॉमिक नंबर लर्न कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत छोटी सी चीज है ना। मेन चीज तो मुझे समझाना है अगले टर्न पे, एक्सेप्शनल केस की डी ब्लॉक में साइज, अगर मैं अलोंग द पीरियड बात करूं तो साइज का क्या होता है। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, बाय बाय टू ऑल ऑफ।